हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे एक और एडिटोरियल और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकेबलरी को एंड ग्रामर को। तो लेवल थोड़ा सा एडवांस्ड होगा और ये जो टॉपिक आज का है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में या फिर इंटरव्यू के टाइम आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछ लिए जाएँ, तो इसको पूरा देखिएगा। पसंद आए तो कमेंट करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रीवियस सभी वीडियोज़ को भी वॉच जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसके अंदर जो भी हमारे वर्ड मीनिंग है वो मैंने ऐड ऑन कर दिए हैं हमारी एडिटोरियल वोकैबुलरी वाली पीडीएफ के अंदर वर्ड नंबर 98 से। तो इनको साथ साथ पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर वाली वोकैबुलरी का पीडीएफ अलग है जो 850 या 860 तक अपडेट हो चुका है और ये हमारी सिर्फ एडिटोरियल वोकैबुलरी वाली पीडीएफ अलग है। ठीक है, इसके बारे में बाद में बताता हूँ। अभी शुरू करते हैं रीड करना। तो सबसे पहले हमारा टाइटल क्या है? यहां लिखा है सेटल्ड सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मतलब होता है अर्थ विज्ञान या फिर अर्थ की व्याख्या। ठीक है, अर्थ विज्ञान या अर्थ की व्याख्या। सेटल्ड मतलब होता है स्थिर। जैसे पानी के अंदर अगर कीचड़ आ जाए, अगर हम पानी को थोड़ी देर छोड़ देंगे ऐसे ही, तो वो कीचड़ सेटल डाउन हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, बैठ जाएगा। ऐसे यहाँ सिमेंटिक्स की बात हो रही है, मतलब शब्दों की बात हो रही है। अभी कुछ शब्दों को लेके हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो प्रीएम्बल में है, तो उसमें जो कुछ दो शब्द है जो कि है, एक तो सेक्युलर और एक है सोशलिस्ट, तो इसको हटा दिया जाए, ऐसा कुछ बहस चल रही है। तो इन दो वर्ड्स के व्याख्यान की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए बोला सिमेंटिक्स, अर्थ का व्याख्या या फिर अर्थ विज्ञान, और सेटल्ड मतलब स्थिर। अभी तक इन दोनों वर्ड को लेके कोई बहसबाजी नहीं थी। ये दोनों वर्ड क्या थे? सेटल्ड थे, स्थिर थे। कोई बहसबाजी नहीं थी, कोई डिस्प्यूट नहीं था, कोई विवाद नहीं था। बट अब स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपको पढ़ के समझ में आएगा ये ऐसा लिखा क्यों है। अभी पहले देखो वर्ड मीनिंग। सिमेंटिक्स मतलब हो गया अर्थ विज्ञान, शब्दों या वाक्यों के अर्थ का अध्ययन या किसी भाषा में शब्दों या उनके प्रयोग से पैदा हुआ यानी कि उत्पन्न अर्थों की व्याख्या। तो ये होता है सिमेंटिक्स। इसको आप सेल्फ रीड करेंगे और हर वर्ड के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आप पीडीएफ में देख लें, और 5-5 एग्जाम्पल्स हैं इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो ये आप सेल्फ रीड करेंगे। तो यहाँ पे इसकी हिंदी होगी स्थिर शब्द अर्थों की व्याख्या। एडिटोरियल किस पे है? ऑन द प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना। अब ये प्रस्तावना क्या होता है? आप अगर कभी अच्छे से आपने अपनी बुक देखी हो, एनसीईआरटी की या कोई भी बुक, तो उस बुक में स्टार्टिंग में एक पेज होता है जिसपे प्रस्तावना लिखी होती है, प्रियम्बल लिखा होता है। अपनी बुक चेक करके देखना अगर आपने नहीं देखा, हर बुक में आपको मिलेगा। तो उसको बोलते हैं प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना पर एंड और किस पे? डिविसिव डिबेट्स पर। डिविसिव का मतलब होता है विभाजनकारी। आई थिंक ये वर्ड अभी पिछले 2-3 एडिटोरियल में भी आया था। विभाजनकारी, जो विभाजन कर दे, जो डिवाइड कर दे। ठीक है, जो कुछ विवाद पैदा कर दे। ठीक है, जो अलग अलग कर दे। और डिबेट्स मतलब बहस। तो किस पर एडिटोरियल है? प्रस्तावना और विभाजनकारी बहसों पर। तो ये हमारा टाइटल। पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे फिर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी तो सीधे दो वर्ड याद कर ले। एक हो गया सिमेंटिक्स, अर्थ विज्ञान या अर्थ की व्याख्या। सेटल्ड इज स्थिर। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। डिविसिव मतलब विभाजनकारी, जो बांट दे। इसके नीचे देखो सब हेडिंग, नथिंग ऑफ वर्थ। नथिंग इज कुछ भी नहीं, वर्थ मतलब जिसकी कोई कीमत हो, और नथिंग ऑफ वर्थ मतलब जिसका कोई कीमत ही ना हो। विल बी गेन्ड, तो कह रहे कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, विल बी लगाया। गेन्ड है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस से फ्यूचर इंडेफिनिट। तो कुछ भी जिसका कुछ मूल्य हो, तो ऐसा कुछ भी हासिल नहीं होगा। बाय रिमूविंग, हटाकर। किसको हटाकर? 2 वर्ड्स, 2 शब्दों को, फ्रॉम द प्रियम्बल, प्रस्तावना से। बिल्कुल सिंपल था। इसमें बस आप ये अच्छा याद कर सकते हो, नथिंग ऑफ वर्थ मतलब कुछ भी ऐसा नहीं जिसकी कोई वैल्यू हो, जिसका कोई मूल्य हो। अब आइए फर्स्ट पैराग्राफ पर। यहां से लेकर यहां तक हमारा पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। द कॉल फॉर द रिमूवल मतलब हटाने के लिए जो ये कॉल है, कॉल मतलब यहाँ पे आह्वान। ठीक है, कॉल इज पुकार, आह्वान। ये जो पुकार है हटाने के लिए, किसको? रिमूवल ऑफ द
वर्ड्स, शब्दों को। कौन से शब्द? एक तो सेक्युलर, सेक्युलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, एंड और कौन सा शब्द? सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। तो ये दो शब्दों को हटाने के लिए जो आह्वान है फ्रॉम द प्रियम्बल, प्रस्तावना से हटाने का। और ये प्रस्तावना कौन सी? टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भारत के संविधान के प्रस्तावना से हटाने के लिए जो आह्वान है, इज नो लॉन्गर अ फ्रिंज फैंटेसी, तो वो अब हाशिए पर रखी गई कल्पना नहीं रही है। सबसे पहले समझो फैंटेसी का मतलब, फैंटेसी एक नाउन है जिसका मतलब होता है कल्पना। दूसरा वर्ड है फ्रिंज। फ्रिंज यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन फ्रिंज एक नाउन का भी काम करता है जिसका मतलब होता है किनारा। ठीक है, किनारा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसको। और यहाँ पे फ्रिंज का मतलब है जिसको मेन स्ट्रीम से अलग रखा हुआ है, मुख्य धारा से बाहर रखा हुआ है, किनारे पे रखा हुआ है, साइड में रखा हुआ है। तो ऐसी कल्पना जो हाशिए पर है, जो किनारे पर है, जिसको थोड़ा सा अलग रखा हुआ है मेन स्ट्रीम से। ये नो लॉन्गर का हमारा लेसन है, मतलब पहले कुछ था अब नहीं है। तो ये चैप्टर हमने किए हुए हैं कंप्लीट। तो अब इसका मतलब निकालते हैं। मैं आपको पूरा यही बता देता हूँ सेंटेंस रियल कौन सा है। द कॉल इज नो लॉन्गर अ फ्रिंज फैंटेसी, तो ये हमारा है रियल सेंटेंस। क्लियर हुआ? और ये जो आगे लिखा हुआ है ना कॉल के बाद, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। तो आप कहेंगे जो आह्वान है, जो पुकार है, वो एक हाशिए पर रखी हुई कल्पना नहीं रही है। और कौन सी कॉल? हटाने की शब्दों को, जैसे कि सेक्युलर हो गया धर्मनिरपेक्ष, या सोशलिस्ट हो गया समाजवादी। कहाँ से? प्रियम्बल से, भारत के संविधान के। तो ये है हमारा फर्स्ट सेंटेंस। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ मुश्किल नहीं लगा होगा। अभी आइए वर्ड मीनिंग पर। यहाँ पे है वर्ड नंबर 99 फ्रिंज। फ्रिंज मतलब होता है सीमा, बाउंड्री, किनारा या मुख्य धारा से बाहर का हिस्सा। ये जो है इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, और ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे फ्रिंज यूज किया गया है एक नाउन के रूप में, यहाँ पे फ्रिंज यूज किया गया है एक एडजेक्टिव के रूप में। ये आप करेंगे सेल्फ रीड। यहाँ पर भी फ्रिंज यूज किया गया है एडजेक्टिव के रूप में। तो एडजेक्टिव नाउन फाइंड करना तो आना ही चाहिए अगर इतना हाई लेवल पढ़ रहे हो तो। ठीक है, बाकी आई थिंक समझ में आ गए होंगे। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ। और जो लोग नहीं जानते, तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो पूरी इंग्लिश को सीखने के बाद ही हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, तभी बेनिफिट होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि न्यूज़पेपर और एडिटोरियल पढ़ के हम इंग्लिश इंप्रूव कर लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे। सबसे पहले काम किया जाता है रूल्स के ऊपर, अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। जब वो अच्छे से आ जाते हैं उसके बाद ही हमें ये सब पढ़ना चाहिए। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, मेरी बात मानोगे, मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस को फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तो जिसको भी ज्वाइन करना है तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यहाँ से लेकर और यहाँ तक, बीच में यहाँ पे लगा हुआ है कोमा, तो 2 सेंटेंस को जोड़ा गया है। तो आधा आधा करके पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है विद समवन, कह रही कि कोई व्यक्ति जो है एज सीनियर एंड इन्फ्लुएंशियल। एज, तो किसके जितने सीनियर और इन्फ्लुएंशियल? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले। तो कह रहे हैं आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय होसबाले, तो इनके जैसे कह रहे हैं वरिष्ठ, सीनियर और जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। मेकिंग अ पब्लिक स्टेटमेंट, तो इन्होंने कोई पब्लिक स्टेटमेंट दी है, सार्वजनिक बयान दिया है। इन सपोर्ट ऑफ, के समर्थन में। किसके समर्थन में? द आइडिया, इस विचार के। कौन सा विचार? कि भाई ये 2 शब्दों को हटा दिया जाए। ठीक है, तो अब इसकी हिंदी आप निकाल सकते हो। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जनरल, ये जो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय होसबाले, तो इनके जैसे जो सीनियर यानी कि वरिष्ठ और इन्फ्लुएंशियल यानी कि प्रभावशाली जो लोग हैं, संवर मतलब लोग, तो इनके सार्वजनिक स्टेटमेंट देने के इस विचार के समर्थन में, तो उसके साथ। ठीक है, इनका जो बयान दिया इन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट समर्थन में इस आइडिया के, तो कह रहे हैं उसके साथ। तो क्या हुआ उसके साथ? इट हैज नाउ एक्वायर्ड, इसने अब ग्रहण कर लिया है। इट मतलब ये जो भी जिस टॉपिक की बात हो रही है,
कि भाई हटा दिया जाए, तो ये जो टॉपिक है, तो इसने क्या किया है, एक्वायर कर लिया, ग्रहण कर लिया है अ न्यू अर्जेंसी, एक नई इमरजेंसी को, तत्कालिकता को। अर्जेंसी मतलब नाम से ही पता चल रहा है, अर्जेंट से बना हुआ अर्जेंसी, तो तत्कालिकता को ग्रहण कर लिया है। और किसको, एंड प्रोमिनेंस, और प्रमुखता को, प्रोमिनेंट से बना प्रोमिनेंस, ये नाउन है, ये भी नाउन है। किस में ग्रहण करा इन्होंने अर्जेंसी और प्रोमिनेंस को, इन नेशनल पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय राजनीति में। तो इन शॉर्ट अगर बताऊं तो अर्जेंसी का मतलब क्या हो गया, जिसको हम बोलते हैं तात्कालिकता, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो ये कहो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इमरजेंसी वाला टॉपिक भी, इसको आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। और प्रोमिनेंस मतलब मुख्य, मतलब बाकी सारे टॉपिक्स एक तरफ और ये अकेला टॉपिक एक तरफ, ये प्रोमिनेंस। तो इसने क्या किया, एक्वायर कर लिया, ग्रहण कर लिया है। और किसके साथ, ये जो ऐसे आरएसएस के जो भी जनरल सेक्रेटरी है, इन्होंने जो बयान दिया ना इस आइडिया के सपोर्ट में, तो इसके साथ ऐसा हुआ कि ये अर्जेंट बन गया और प्रोमिनेंट टॉपिक बन गया। तो ये था हमारा ये। और ये टेंस अगर देखो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस, और इसमें खास कुछ नहीं है। और वर्ड मीनिंग अगर देखना है तो ये देख लेते हैं। वर्ड नंबर 100 है प्रोमिनेंस, मतलब प्रमुखता, विशेष महत्व या मुख्यता। बाकी ये आप सेल्फ रीड कर लें। और एग्जाम्पल अगर देखने हैं तो ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। आगे लिखा है द वर्ड्स, ये जो शब्द हैं कौन से, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, और कौन सा, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। तो ये जो शब्द हैं वर इंट्रोड्यूस्ड, तो इनको इंक्लूड किया गया, इनको जोड़ा गया। इंट्रोड्यूस्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब लगी है वर, वर्ड्स हो गया ऑब्जेक्ट, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तो इन शब्दों को जोड़ा गया, इंट्रोड्यूस किया गया, पेश किया गया थ्रू, के माध्यम से। किसके माध्यम से, द 42nd अमेंडमेंट, ये जो 42वां सुधार है, संशोधन है। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, सुधार, इंप्रूवमेंट। और किसमें, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान में जो 42वां संशोधन है, इसके माध्यम से ये दो शब्दों को इंट्रोड्यूस किया गया, जोड़ा गया। ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान जो लगी थी ना 1975 या 77 के आसपास, शायद मेरे को याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ। तो उसके दौरान ये सब हुआ था अंडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अंडर जो इमरजेंसी लगी थी 1976 में। क्लियर हुआ, ये एक सेंटेंस था। अब आओ वर्ड मीनिंग पे। पहला आ गया इंट्रोड्यूस करना। एक होता है इंट्रोड्यूस करना, इस परिचय देना। एक होता है शामिल करना, इंक्लूड करना, ठीक है, या इनकॉर्पोरेट करना या जोड़ना। दूसरा याद करेंगे अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, सुधार। और कॉन्स्टिट्यूशन तो जानते हो, संविधान। इसमें बाकी कुछ मुश्किल नहीं है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है एंड द जनता पार्टी गवर्नमेंट, और जो जनता पार्टी गवर्नमेंट है। अब यहाँ पे देखो हमने कोमा डाल दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे इसके पार्टी के बारे में थोड़ा सा हम इंक्लूड कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भी कौन सी जनता पार्टी गवर्नमेंट, विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल था कौन, आरएसएस एफिलिएटेड लीडर्स, मतलब आरएसएस से एफिलिएटेड मतलब आरएसएस से जुड़े हुए जो नेता हैं वो शामिल थे। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो जनता पार्टी सरकार जिसमें आरएसएस से जुड़े हुए लीडर्स शामिल थे। लेट दीज वर्ड्स स्टे, तो उन्होंने इन शब्दों को रहने दिया। यहाँ पे देखो दीज वर्ड्स आ गया, इसके बाद स्टे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारा लेट का चैप्टर है। लेट यहाँ पे काम कर रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म का। अगर आप ध्यान से देखो द जनता पार्टी गवर्नमेंट, ये हो गया सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी ये लेट, जो कि सेकंड फॉर्म है लेट लेट लेट। तो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तो रियल हमारा सेंटेंस यही है कि जनता पार्टी गवर्नमेंट लेट दीज वर्ड्स स्टे। तो जनता पार्टी गवर्नमेंट ने इन शब्दों को रहने दिया। आ गया समझ में। फिर हमने विच लगा के बता दिया गवर्नमेंट के बारे में भी। कौन सी पार्टी गवर्नमेंट, कह रहे जिसमें शामिल था ये वाले लोग, ठीक है। विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर आगे फिर से एक और रिलेटिव प्रोनाउन हुआ यूज, जो किया दैट। जैसे गवर्नमेंट के बारे में बताना था तो हमने विच लगा दिया उसके साथ। तो जिसमें इंक्लूड थे आरएसएस से जुड़े हुए लीडर्स, दैट रिप्लेस्ड, जिन्होंने जगह ले ली, रिप्लेस कर दिया किसको, इंदिरा गांधी को। एंड और क्या किया इन्होंने, रिवर्स्ड,
और वापस कर दिया। अ लॉट ऑफ चेंजेस, बहुत सारे बदलावों को रिवर्स कर दिया। कौन से चेंज? मेड, जो किए गए इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, ड्यूरिंग द इमरजेंसी के दौरान। अब आप इसकी हिंदी निकाल सकते हो अच्छे से कि जनता पार्टी सरकार, जिसमें आरएसएस से जुड़े हुए लीडर्स थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी की जगह ली और संविधान में जो बहुत सारे किए गए बदलाव थे उनको रिवर्स कर दिया। इमरजेंसी के दौरान जो किए गए थे उनको रिवर्स कर दिया। तो उस जनता पार्टी ने इन शब्दों को क्या किया? रहने दिया, इनमें कुछ बदलाव नहीं किया। तो ये हमारा रियल सेंटेंस। अब आ जाओ टेंस पे। तो जनता पार्टी गवर्नमेंट लेट दिस वर्ड स्टे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, विच है यहाँ पे सब्जेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउन भी इंक्लूडेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो अगेन पास्ट इंडेफिनिट। देन दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, रिप्लेस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे देखो, दीज कॉन्सेप्ट्स, ये जो विचार हैं, ये जो अवधारणाएं हैं, वर सो सेंट्रल, ये इतनी केंद्रीय थी। सो सेंट्रल, अब ये सो का लेसन है तो यहाँ पे दैट भी होना चाहिए। देखो आपके सामने है सो दैट का लेसन, ठीक है। इतना की, ये होती है इसकी हिंदी। ये यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है मेरी, कंजंक्शन नाम से है, आप देख सकते हो। सो और दैट का कॉन्सेप्ट और टू एंड टू का कॉन्सेप्ट एक ही लेसन में यूज होता है, तो जरूर देखना। ये जो अवधारणाएं हैं, वर सो सेंट्रल, ये इतनी सेंट्रल थी, इतनी केंद्रित थी, टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? ऑफ द न्यू रिपब्लिक, नए गणतंत्र के। दैट की इट्स ओरिजिनल ऑथर्स, कि इसके जो मूल ऑथर्स थे, ओरिजिनल ऑथर्स जो थे, लिखने वाले, डिड नॉट थिंक, उन्होंने ये भी नहीं सोचा। क्या नहीं सोचा? इट वॉज इवन नेसेसरी टू यूज, कि यूज करना भी मतलब आवश्यक है, दीज वर्ड्स, इन शब्दों को, इन द प्रियम्बल, प्रस्तावना में। अब इसकी हिंदी पूरी निकालते हैं कि ये अवधारणाएं नए गणराज्य के संविधान के प्रति इतनी केंद्रित थी कि इसके ओरिजिनल ऑथर्स ने यह भी नहीं सोचा कि इन शब्दों को प्रियम्बल में यूज करना नेसेसरी है, ठीक है। या फिर ऐसा सोच लो कि इन अवधारणाओं, ये जो अवधारणाएं हैं, ये इतनी केंद्रित थी नए गणराज्य के संविधान के प्रति कि इनके ओरिजिनल ऑथर्स ने इन शब्दों को प्रस्तावना में यूज करना भी आवश्यक नहीं समझा। ऐसे भी आप बोल सकते हो, तो जैसे मर्जी हिंदी निकाल लो। अब आओ रूल पे। ये हमारा सो एंड दैट का कॉन्सेप्ट। सो के बाद हम यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज करते हैं, सेंट्रल यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। बाकी तो आई थिंक ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, वर्ड मीनिंग भी आसान है, बस सो दैट का कॉन्सेप्ट है। और ये जो रिपब्लिक होता है इसको बोलते हैं गणराज्य, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, नेसेसरीज आवश्यक। नेक्स्ट इज व्हेन अ कॉन्फ्लिक्ट, जब एक विवाद, कॉन्फ्लिक्ट होता है संघर्ष, विवाद, डिस्प्यूट, ओवर बता रहा है को लेकर, किसको लेके? इंडियाज नेशनल आइडेंटिटी, तो भारत की राष्ट्रीय पहचान को लेकर जो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, बिगेन टू इमर्ज, तो ये जब उभरना शुरू हुआ, इमर्ज मतलब उभरना, पैदा होना, और बिगेन इज शुरू होना। तो कह रहे हैं भारत की राष्ट्रीय पहचान को लेकर ये जो संघर्ष जब उभरना शुरू हुआ ड्यूरिंग द 1970s, 1970 के दशक में, तो क्या हुआ? इंदिरा गांधी ने सोचा, इट वुड बी अप्रोप्रिएट, कि यह उचित होगा। ये हमारा विल का बदल गया, विल बदल गया वुड में, बी यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अप्रोप्रिएट है एडजेक्टिव। तो उन्होंने सोचा इट वुड बी अप्रोप्रिएट, यह उचित होगा, एंड ऑल्सो पॉलिटिकली रिवॉर्डिंग, और राजनीतिक तौर पर रिवॉर्डिंग भी होगा, यानी कि फलदायी भी होगा, फ्रूटफुल भी होगा। तो किस चीज की बात हो रही है? टू मेक दीज अमेंडमेंट्स, इन संशोधनों को करना, ठीक है। तो इन्होंने ये सोचा था। अब इसका मतलब निकालो। कह रहे हैं इंडिया का जो नेशनल आइडेंटिटी है, तो इसको लेकर जो संघर्ष जब उभरना शुरू हुआ 1970s के दशक में, तो उस समय इंदिरा गांधी को लगा कि ये उचित होगा और राजनीतिक तौर पर फलदायी होगा इन अमेंडमेंट्स में कुछ बदलाव करना, मतलब मेक दिस अमेंडमेंट मतलब ये संशोधन करना या फिर ये सुधार करना। वर्ड मीनिंग पर आओ। एक हो गया कॉन्फ्लिक्ट, विवाद, संघर्ष, आइडेंटिटी, पहचान, टू इमर्ज, उभरना, प्रकट होना, सामने आना, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट, एप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित, पॉलिटिकली
एडवर्ब है मतलब राजनीतिक तौर पर, रिवॉर्डिंग एडजेक्टिव है मतलब फ्रूटफुल, फलदायी, और मेक दीज अमेंडमेंट्स यह संशोधन करना या फिर ये सुधार करना। आगे लिखा है द हिंदुत्व कैंप नेवर रियली ओपोज्ड, तो हिंदू कैंप जो है इसने कभी भी सच में ओपोज नहीं किया, मतलब विरोध नहीं किया दीज कॉन्सेप्ट्स, इन अवधारणाओं का हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से। आगे देखो गांधीयन सोशलिज्म मतलब गांधीवादी समाजवाद, ठीक है, गांधीयन सोशलिज्म इज गांधीवादी समाजवाद वाज अ पार्ट ऑफ द कोर टेनेट्स। ये जो कोर टेनेट्स है, अच्छा वर्ड है यहाँ पे, टेनेट्स का मतलब हो जाता है प्रिंसिपल, सिद्धांत, ठीक है, जो मूल सिद्धांत है, कोर टेनेट्स है, तो कोर टेनेट्स का पार्ट था कौन, गांधीयन सोशलिज्म, ठीक है, तो गांधीवादी समाजवाद हिस्सा था किसका, कोर सिद्धांतों का, कौन से सिद्धांत, ऑफ द जनसंघ के, तो जनसंघ, ठीक है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी। द अर्लियर अवतार, जो कि पहले का अवतार था किसका, ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी का पहले नाम क्या था, जनसंघ, इसलिए लिखा है अर्लियर अवतार, जो कि पहले का अवतार था, किसका अवतार, ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। तो आपको नई चीज पता चल गई ना, जनसंघ था बीजेपी का नाम। तो अब पूरा हिंदी निकालो कि गांधीवादी समाजवाद जनसंघ के मूल सिद्धांतों का एक हिस्सा था, और जनसंघ कौन, जो पहले मतलब पूर्व अवतार था बीजेपी का। आगे लिखा है द हिंदुत्व प्रोपोनेंट्स, प्रोपोनेंट्स अच्छा वर्ड है, हमने आईएल्टीएस के एसेज में काफी बार किया है। प्रोपोनेंट्स मतलब होता है समर्थक, सपोर्ट करने वाले। जो हिंदुत्व प्रोपोनेंट्स है, अक्यूज्ड, तो हिंदुत्व समर्थकों ने दोष लगाया, अक्यूज मतलब आरोप लगाना, किस पे, देयर राइवल्स, अपने प्रतिद्वंदियों पर, अपने दुश्मनों पर, प्रतिद्वंदियों पर, ऑफ किस चीज का, फॉलोइंग, फॉलो करने का, अपनाने का, किसको अपनाने का, सूडो सेक्युलरिज्म को। सेक्युलरिज्म होगी धर्म निरपेक्षता, और सूडो मतलब हो गया दिखावटी, ठीक है। तो हिंदुत्व समर्थकों ने अपने प्रतिद्वंदियों पर आरोप लगाया फॉलो करने का, किसको, ये जो बनावटी, दिखावटी या झूठी सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, इसको। एंड बाय इम्प्लीकेशन, और प्रत्योक्ष रूप से, यानी कि इनडायरेक्टली, तो बाय इम्प्लीकेशन मतलब इनडायरेक्टली, प्रत्योक्ष रूप से, क्लेम्ड, दावा किया, टू बी जेन्युइन सेक्युलरिस्ट, मतलब वास्तविक धर्मनिरपेक्ष होने का, ठीक है। तो हिंदुत्व प्रोपोनेंट्स ने, सपोर्टर्स ने आरोप लगाया अपने प्रतिद्वंदियों पर, ये जो दिखावटी मतलब सूडो सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, बनावटी, इसको अपनाने का, और इनडायरेक्टली, प्रत्योक्ष रूप से दावा किया है वास्तविक धर्मनिरपेक्ष होने का। क्लियर हुआ। वर्ड मीनिंग पे आओ पहले। यह है प्रोपोनेंट, मतलब हो गया समर्थक, प्रस्तावक या पक्षधर, जो किसी का पक्ष लेते हैं। और इसके ये कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो। टेनेट, सिद्धांत या मूल विश्वास या मुख्य धारणा, तो सिद्धांत हो गया प्रिंसिपल, ठीक है, डॉक्ट्राइन बोल सकते हो, प्रिंसिपल बोल सकते हो। और ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जस्ट टेक अ लुक, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। इसके बाद हमारा अगला वर्ड देखो, ये आ गया सूडो, इसमें पी साइलेंट है। सूडो बोलते हैं झूठा, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, बनावटी, दिखावटी। एग्जाम्पल देखो, ये रहा इसका यूज, तो ऐसे आप करेंगे ये वर्ड यूज। अब आप इनके वर्ड मीनिंग देख लो। पहला है सेक्युलरिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता, बाय इम्प्लीकेशन, ये वर्ड अभी रह गया, देख लेते हैं इसको। यह है बाय इम्प्लीकेशन, परोक्ष रूप से, संकेत के रूप में, या अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली। तो ये था यहाँ तक। और अब हम और वर्ड देख लेते हैं। प्रोपोनेंट समर्थक हो गए, अक्यूज आरोप लगाना, राइवल्स हो गए प्रतिद्वंदी, ओपोज हो गया विरोध करना, और सूडो हो गया दिखावटी, बनावटी, हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से। तो इसके अंदर यही वर्ड थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा रह गया है। यहाँ लिखा है द वर्ड्स सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, ये जो दो शब्द हैं, हैव अटेंड, इन्होंने ग्रहण कर लिया है, मीनिंग्स, तो इन्होंने अर्थ जो मतलब है
वो धारण कर लिए हैं। कौन से मतलब धारण करे हैं? स्पेसिफिक, जो विशेष है, टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारतीय संदर्भ के लिए। ठीक है, तो कहेंगे ये जो शब्द है सेक्युलर और सोशलिस्ट, इन्होंने भारतीय संदर्भ के लिए विशेष जो मतलब है वो ले लिए हैं, ग्रहण कर लिए हैं ओवर द ईयर्स, कई सालों में। सेक्युलरिज्म इज नॉट अ रिजेक्शन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशनल हेरिटेज। जो ये सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्ष, इज नॉट अ रिजेक्शन, ये कोई रिजेक्शन नहीं है, अस्वीकृति नहीं है। किसकी किसकी अस्वीकृति नहीं है? इंडियन, भारतीय सिविलाइजेशनल। सिविलाइजेशन क्या होती है? सभ्यता। और सिविलाइजेशनल एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ, और हेरिटेज मतलब विरासत। तो हम कहेंगे भारतीय सभ्यता से संबंधित विरासत की अस्वीकृति नहीं है सेक्युलरिज्म, और एनी रिलीजन या फिर किसी धर्म की रिजेक्शन हो, ऐसा नहीं है। बट अ कमिटमेंट, लेकिन ये प्रतिबद्धता है, वचनबद्धता है, एक संकल्प है, कमिटमेंट है। किस चीज का? टू इक्वल ट्रीटमेंट, बराबर के ट्रीटमेंट का। किसको? ऑफ ऑल फेथ्स, सभी जो विश्वास हैं उनके प्रति, बाय द स्टेट, राज्य द्वारा। ठीक है, तो ये इसका मतलब था एक्चुअली सेक्युलरिज्म का। तो सेक्युलरिज्म का मतलब कोई भारतीय सभ्यता रिलेटेड विरासत है, उसका रिजेक्शन या किसी धर्म का रिजेक्शन नहीं है, बल्कि ये तो एक वचनबद्धता है, प्रतिबद्धता है इक्वल ट्रीटमेंट का सभी धर्मों के प्रति एक स्टेट के द्वारा। इसके बाद है इंदिरा गांधी हैड बीन व्यूड। तो इंदिरा गांधी को देखा जाता था एज समवन, एक ऐसे के रूप में। कैसे रूप में? पैंडरिंग टू हिंदू सेंटिमेंट्स, मतलब हिंदू जो सेंटिमेंट्स है, हिंदुओं की जो भावनाएं हैं, उनके पैंडरिंग करने वाले के रूप में। अब ये पैंडर क्या होता है? अच्छा वर्ड है, इसको याद करो। या अगर पैंडर मतलब चापलूसी करना, दूसरे की कमजोरियों या इच्छाओं को बढ़ावा देना, या स्वार्थ के लिए किसी गलत मांगों के आगे झुक जाना, तो वो ठीक है, उसको बोलते हैं पैंडर करना। कुछ एग्जाम्पल देख लो इसके आप, ये आगे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी यहाँ पे इस सेंस में कि वो राजनीतिक फायदे के लिए, मतलब कहीं ना कहीं क्या करती थी? वो चापलूसी करती थी, तो इस सेंस में इसको यूज किया गया। तो इंदिरा गांधी हैड बीन व्यूड, तो इनको देखा जाता था। ये हमारा टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट है। किस रूप में? एज समवन, एक ऐसे के रूप में जो क्या करता था? पेंडरिंग करता था। ठीक है, किसकी? हिंदू सेंटिमेंट्स की। आगे देखो, सोशलिज्म इज नॉट अबाउट हॉस्टिलिटी। सोशलिज्म मतलब समाजवाद इज नॉट अबाउट हॉस्टिलिटी, वो शत्रुता के बारे में नहीं है। हॉस्टिलिटी होता है शत्रुता, दुश्मनी, तो वो शत्रुता के बारे में नहीं है। और शत्रुता किसके प्रति? टू प्राइवेट प्रॉपर्टी और एंटरप्राइज। ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या एंटरप्राइज हो, यानी कि उद्योग हो, तो इनके प्रति दुश्मनी से इसका कोई मतलब नहीं है। बट लेकिन अ प्रैग्मेटिक एप्रिसिएशन, लेकिन ये तो एक व्यवहारिक सराहना है, व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल फैक्ट बेस्ड एप्रिसिएशन है, तारीफ है। किसकी? ऑफ द फैक्ट, तथ्य की। कौन सा तथ्य? दैट की द स्टेट मस्ट टेक प्रोएक्टिव मेजर्स, कि स्टेट को सक्रिय जो उपाय है वो करने चाहिए। ठीक है, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रोएक्टिव मतलब सक्रिय, और मेजर्स मतलब उपाय। तो ऐसे उपाय करने चाहिए टू टैकल पॉवर्टी, गरीबी को टैकल करने के लिए, यानी कि गरीबी से निपटने के लिए, एंड एक्सपैंड अपॉर्चुनिटीज, और अवसरों को विस्तार करने के लिए, फॉर द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के वंचित वर्ग हैं। डिप्राइव्ड मतलब वंचित, सेक्शन मतलब वर्ग, ऑफ सोसाइटी समाज के, तो उनके लिए। ठीक है, अब इसका पूरा मतलब निकाल लेते हैं, ध्यान से देखना। कह रहे हैं सोशलिज्म जो है वो इज नॉट अबाउट हॉस्टिलिटी, वो शत्रुता के बारे में नहीं है। किसके प्रति शत्रुता? प्राइवेट प्रॉपर्टी या एंटरप्राइज के प्रति। लेकिन ये प्रैग्मेटिक एप्रिसिएशन है, मतलब रियलिटी बेस्ड, फैक्ट बेस्ड या व्यवहारिक एप्रिसिएशन है, सराहना है, तारीफ है इस तथ्य की। कौन सा तथ्य? कि स्टेट को प्रोएक्टिव उपाय मतलब सक्रिय उपाय करने चाहिए, टैकल करने के लिए, निपटने के लिए गरीबी से, और एक्सपैंड मतलब विस्तृत करने के लिए अवसरों को। कौन सा अवसर? किसके लिए? डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, समाज के वंचित वर्ग की। तो ये हो गया इसका हिंदी। क्लियर? अभी ऊपर वर्ड देखो, रिजेक्शन मतलब अस्वीकृति, वैसे सिंपल ही है। स्पेसिफिक मतलब विशेष, हेरिटेज इज विरासत, और सिविलाइजेशनल
मतलब समाज से जुड़ा हुआ, और कमिटमेंट इज प्रतिबद्धता, वचनबद्धता, सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता कहेंगे, और पैंडर मतलब हो गया चापलूसी करना, और सेंटिमेंट्स इज भावनाएं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है द वर्ड्स सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म। ये जो दो शब्द हैं, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, रिफ्लेक्ट ये दर्शाते हैं, ये सारा सब्जेक्ट हो गया। रिफ्लेक्ट मतलब दर्शाना, शो करना। क्या दर्शाते हैं? अ ब्रॉड कॉन्सेंसस, मतलब एक व्यापक सर्वसम्मति को। ये कॉन्सेंसस है, संसेंसस नहीं है। संसेंसस तो जनगणना होगी, ये कॉन्सेंसस है, ठीक है। ये अच्छा वर्ड है कॉन्सेंसस, मतलब जिसको आप बोलते हैं सर्वसम्मति, मतलब सब मिलजुल कर जो फैसला करते हैं, और ब्रॉड मतलब व्यापक। तो ये जो दो शब्द हैं ये दिखाते हैं, शो करते हैं किसको? एक व्यापक सर्वसम्मति को इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में, दैट हैज हेल्ड फॉर डेकेड्स, जो दशकों से बनी हुई है। होल्ड का थर्ड फॉर्म हेल्ड, दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर? आगे देखो, देयर इज नथिंग टू बी अचीव्ड, तो हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देखो देयर का चैप्टर है, देयर इज नथिंग सारा ऑब्जेक्ट का काम, मतलब ये देयर यहाँ सब्जेक्ट है, नथिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर हमने टू बी लगाया, अचीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा लेसन है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको याद आ रहा होगा वर्ब वर्कबुक पार्ट 3 के अंदर हमने किया था। तो कुछ भी नहीं है, अचीव किया जाने को बाय रैकिंग अप करके। बहुत प्यारा वर्ड है, आई थिंक तीसरी बार हम इसका यूज कर रहे हैं। अब ये रैकिंग अप क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। ये देखो आ गया वर्ड नंबर 110 है रैकअप। रैकअप फ्रेजल वर्ब है, मतलब पुरानी अप्रिय या विवादित बातों को फिर से उखाड़ना या उठाना। मतलब जो गड़े मुर्दे होते हैं उनको उखाड़ देना, मतलब पुरानी बातें जो पुराने विवाद है उनको फिर से पैदा करना, उसको बोलते हैं रैकअप करना। तो वही कह रहे हैं कि देयर इज नथिंग टू बी अचीव्ड, मतलब कुछ भी नहीं है हासिल किया जाने को। रैकअप करके मतलब उखाड़ कर, वो पुरानी बातों को उखाड़ के। कौन सी बातें की बात हो रही है? एक मीनिंगलेस डिबेट को रैकिंग अप अ मीनिंगलेस डिबेट। ये जो अर्थहीन जो बहस है इसको रैकअप करके ऑन दीज वर्ड्स, इन शब्दों पर, ठीक है। तो इन शब्दों पर ये जो निरर्थक बहस है इसको छेड़कर कुछ भी अचीव किया जाने को नहीं है। तो ये हुआ इसका मतलब। अभी कुछ वर्ड देख लेते हैं जो हमारे रह गए हैं। एक था कॉन्सेंसस, मतलब हो गया सर्वसम्मति या सामूहिक सहमति या साझा राय, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक, व्यवहारिक मतलब जो प्रैक्टिकल हो, तथ्यात्मक हो मतलब फैक्ट के अकॉर्डिंग हो, हकीकत पर आधारित सोच वाला, ये होता है प्रैग्मेटिक। ये कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। और था हमारा हॉस्टिलिटी, मतलब हो गया शत्रुता, दुश्मनी, आक्रामक विरोध। तो ये थे इसके अंदर के कुछ वर्ड। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे आपको सारे। और ये पीडीएफ मेरे कोर्स के अंदर है, अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जिनको भी इंग्लिश सीखना है तो आप डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। इस ऐप के अंदर मेरा कंप्लीट कोर्स है, उसके बाद आप पढ़ेंगे। आपको हो नहीं सकता कि एक भी रूल समझ में ना आए। A to Z रूल्स वही होंगे न्यूज़पेपर में भी, एडिटोरियल में भी, जो मैंने आपको सिखाए हैं। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी, स्पीकिंग में भी, हर जगह आपकी हेल्प होगी अगर आप मेरा कोर्स कर लेंगे। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।